इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है, किस देश में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी जापान में, डी भारत में। तो एकल बैंकिंग प्रणाली जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय है। एक का सही आंसर बी है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नई वित्त पोषण एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए वित्त मुहैया कराती है? ऑप्शन ए केसीसी, बी नाबार्ड, सी सिडबी, डी मुद्रा। तो मुद्रा बैंक जो है वह वित्त पोषण एजेंसी है सूक्ष्म एवं लघु व्यापार उद्योगों के लिए। तो मुद्रा डी ऑप्शन में है, डी सही हो जाएगा। मुद्रा मुख्य रूप से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो मुख्य रूप से शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराती है, जिसमें किशोर के अंतर्गत शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वह है मुद्रा। इसके अलावा नाबार्ड ग्रामीण किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, केसीसी भी किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, सेबी को निम्न में से उपयुक्त मद के साथ सुमेलित करें? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी, 1988 में। और एक्ट कब बना? सेबी एक्ट 1992 में बना था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जीवी रामाकृष्णन हैं। अगर सेबी के कार्यों की बात की जाए तो प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करने का कार्य सेबी करता है, जिससे क्या होता है, निवेशकों के हितों की रक्षा होती है। इसके अलावा प्रतिभूति बाजार के इनसाइड ट्रेडिंग को रोकता है, प्रतिभूति बाजार के अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त करता है तथा प्रतिभूति बाजार से जुड़े संगठनों के क्रियाकलापों का निरीक्षण एवं व्यवस्था सुनिश्चित करता है तथा भारतीय शेयर बाजार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सृजित करने का कार्य सेबी का है। तो सेबी की स्थापना 12 जुलाई 1988 को एक प्रकार से हुई थी। तो सेबी किससे संबंधित है? तो इसमें पूछा गया है, तो सेबी पूंजी बाजार से संबंधित है। 3 का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? मिड ने, हेक्चर ओलिन ने, जगदीश भगवती ने, लियोनटिफ ने। तो अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय जगदीश भगवती द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 का सही आंसर सी है। इसके अलावा हेक्चर ओलिन का सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहलाता है। मिड ने आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत दिया। जगदीश भगवती ने अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्ययगम दिया था। और हेक्चर ओलिन का सिद्धांत भी जो है वह आधुनिक व्यापार का सिद्धांत कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन, लियोनटिफ विरोधाभास का संबंध है क्रय शक्ति समता से, तुलनात्मक लागत सिद्धांत से, टकसाली समता से, हेक्चर ओलिन सिद्धांत से।
तो लियोनटिफ विरोधाभास का संबंध जो है वह हैक्चर-ओहलिन सिद्धांत से है और हैक्चर-ओहलिन ऑप्शन डी में है। तो 5 का सही आंसर डी है। क्या है लियोनटिफ विरोधाभास, इसको जान लेते हैं। हैक्चर-ओहलिन अपने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में बताते हैं कि जिस देश में जिस वस्तु की अधिक मात्रा या अधिकता होगी वह देश उस वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा तथा जिसकी कमी होगी उस वस्तु का आयात करेगा। जैसे कह सकते हैं कि श्रम प्रधान जो देश है वह श्रम गहन वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा तथा पूंजी गहन वस्तु का आयात करेगा। उसी प्रकार पूंजी प्रधान देश क्या है, श्रम गहन वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा तथा श्रम वस्तु का आयात करेगा। लियोनटिफ सिद्धांत जो है हैक्चर-ओहलिन सिद्धांत के अनुभवगम्य विश्लेषण का अध्ययन करता है और लियोनटिफ पाते हैं कि यूएसए के उद्योगों में हैक्चर-ओहलिन प्रमेय लागू नहीं होती है। ये देखा जाता है कि दीर्घकाल में यूएसए श्रम गहन वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है जबकि पूंजी गहन वस्तु का आयात करता है। जबकि यूएसए में क्या है, पूंजी प्रधान देश है, उसे पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए लियोनटिफ हैक्चर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार। लेकिन हैक्चर-ओहलिन सिद्धांत जो है लियोनटिफ के अनुभवगम्य विश्लेषण के आधार पर वास्तविकता पर सिद्ध नहीं होता है। इसलिए लियोनटिफ का विरोधाभास उत्पन्न हुआ और देखा गया कि श्रम गहन देश जो है वह पूंजी गहन वस्तु का निर्यात कर रहा है और पूंजी गहन देश जो है श्रम गहन वस्तु का निर्यात कर रहा है, जो लियोनटिफ हैक्चर-ओहलिन की प्रमेय के बिल्कुल क्या था, विपरीत था। तो इस प्रकार से लियोनटिफ विरोधाभास का संबंध हैक्चर-ओहलिन सिद्धांत से है। 5 का सही आंसर डी है। अगला 6 अवसर लागत सिद्धांत दिया था इसने, हैबर्लर ने, मिड ने, रिकार्डो ने, ओहलिन ने। तो अवसर लागत सिद्धांत हैबर्लर द्वारा दिया गया था। 6 ए सही है। इसके अलावा ऑप्शन में मिड है। मिड द्वारा आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत दिया गया था। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया, रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया और ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर क्वेश्चन। कथन ए, लियोनटिफ पैराडॉक्स ने हैक्चर-ओहलिन थ्योरी का खंडन किया। हाँ सही बात है। और तर्क आर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने श्रम सघन उत्पादों का निर्यात किया। हाँ ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी प्रधान देश था लेकिन श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात किया था और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात किया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन सही है 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न रेखाचित्र में किस परिकल्पना को दर्शाया गया है? स्थायी आय परिकल्पना, तुलनात्मक आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना, तो जीवन चक्र परिकल्पना। तो इस आरेख में जो है जीवन चक्र परिकल्पना को दिखाया गया है। क्या है जीवन चक्र परिकल्पना और किसके द्वारा दी गई थी, इसको जान लेते हैं। जीवन चक्र परिकल्पना एंडो मोदिग्लियानी द्वारा दी गई थी। जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी के बचत और वित्तीय बाजार के ऊपर उनके विश्लेषण का एक भाग था। बचत और वित्तीय बाजार के ऊपर काम करने के लिए 1985 में मोदिग्लियानी को क्या नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन भर उपभोग की योजना बनाता है और वह अपने पूरे जीवन काल में एक स्थिर उपभोग को बनाए रखता है, जिसके लिए वह अपनी कार्यशील जीवन की शुरुआत से पहले डिश सेविंग करके उपभोग करता है, जिसकी भरपाई वह अपनी क्या है कार्यशील जीवन में करता है और अतिरिक्त बचत भी करता रहता है। तो यह आरेख जो है वह जीवन चक्र परिकल्पना से संबंध रखता है और इस आरेख या जीवन चक्र परिकल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक मोदिग्लियानी जी हैं। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS 0.2 है तो गुणक का मान होगा, तो गुणक के बराबर 1/MPS, तो 1/0.2 हो जाएगा या 0.05 आंसर आ जाएगा और
9 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी 5 किसी में है नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा। आंसर इसका 9 का डी सही है। अगला 10 मुद्रा गुणक किसके बीच अनुपात है? तो मुद्रा गुणक m3/m0 के बीच अनुपात को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक m3/m0, जिसमें m3 ब्रॉड मनी कहलाती है और m0 हाई पावर मनी कहलाती है, तथा m0 को हाई पावर मनी के साथ साथ आरक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा भी कहा जाता है। m1 को संकीर्ण मुद्रा और m3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा एक सूत्र पूछा जाता है, मौद्रिक गहनता क्या है? तो m3/GDP गुणे 100 ये मौद्रिक गहनता कहलाती है। और मौद्रीकरण भी पूछा जाता है, तो m1/GDP गुणे 100 यह मौद्रीकरण का सूत्र है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? 1969, 79, 89, 99। तो वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम 1989, सी ऑप्शन है, 89 में प्रारंभ किया गया था। 11 का सी सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा पूर्ति के संबंध में तृतीय कार्यवाहक ग्रुप के अध्यक्ष थे? तो एल.एम. घोष सेकंड कार्यवाहक ग्रुप के अध्यक्ष थे। वाई.बी. रेड्डी तृतीय कार्यवाहक ग्रुप के अध्यक्ष थे। प्रथम कार्यवाहक ग्रुप जो है मुद्रा पूर्ति के संबंध में 1968 में बना था। द्वितीय कार्यवाहक ग्रुप 1977 में बना था, जिसके अध्यक्ष एल.एम. घोष थे। और तृतीय कार्यवाहक ग्रुप 1998 में बना था, जिसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे, जिन्होंने मुद्रा पूर्ति के संबंध में अपने अलग अलग विचार दिए थे। क्या विचार दिए थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय कार्यवाहक ग्रुप ने? जान लेते हैं। 1968 में गठित मुद्रा पूर्ति के संबंध में आरबीआई का जो पहला कार्यकारी समूह था, इन्होंने मुद्रा पूर्ति के संबंध में सिर्फ एम माप को प्रदर्शित किया, जिसे बाद में M1 कहा जाने लगा। इसे लोगों के पास नकदी तथा मांग जमाओं के रूप में परिभाषित किया जाता था। यह मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण माप कहलाती थी। इसके बाद सेकंड कार्यकारी ग्रुप जो 1977 में बना था, इस समूह ने मुद्रा पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप दिए थे, जो तरलता के क्या थे? घटते क्रम में थे, जिसमें से M1, M2, M3 और M4 है। M1 में इन्होंने CC प्लस DD प्लस OD मतलब सर्कुलेशन करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को M1 में रखा, तथा M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाओं को रखा था। M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को रखा था, तथा M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट को M4 में रखा गया था, जिसमें से M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा गया तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहा गया था। इसके बाद जो वाई.बी. रेड्डी 1998 में कार्यकारी समूह बना था, इसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे, और इन्होंने मुद्रा पूर्ति के 4 नए मौद्रिक आयाम और 3 तरलता समग्र आयामों को प्रदर्शित किया, जिसमें इन्होंने M0 की नई संकल्पना प्रस्तुत की, M2, M1, M2 और M3 के रूप में मुद्रा को मापा मौद्रिक रूप में, तथा तरलता के रूप में L1, L2 और L3 के रूप में मुद्रा को मापा। M0 में इन्होंने CC प्लस RBI के पास बैंकरों की जमा प्लस RBI के पास अन्य जमाओं को शामिल किया, जिसमें शुद्ध विदेशी भंडार भी शामिल था, तथा M1 में CC प्लस DD प्लस OD मतलब चलन में मुद्रा, मांग जमा और अन्य जमाओं को रखा गया था, तथा M2 में M1 प्लस 1 वर्ष की परिपक्वता वाले निवासियों की अल्पकालीन सावधि जमाओं को रखा गया, तथा M3 में M2 प्लस निवासियों की दीर्घकालीन जमा प्लस वित्तीय संस्थाओं या गैर बैंकिंग स्रोतों के अधियाचन को शामिल किया गया था। M2 जो सेकंड कार्यकारी समूह बनाया गया था, उसमें जो M3 की गणना है, इसका पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह मुद्रा पूर्ति के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है
13 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई? तो भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 1956 में अपनाई गई थी। 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली या न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें 515 करोड़ के बराबर रिजर्व कोष आरबीआई रख कर जितना भी चाहे कागज़ का नोट छाप सकती थी अपनी आवश्यकता अनुसार। 515 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का सोना रखने का प्रावधान था और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखने का प्रावधान था। फिर 1956 के इस न्यूनतम कोष प्रणाली में संशोधन किया गया और 1957 में इसको घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखने का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 1956 में अपनाई गई थी। 13 डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, सबको पता होगा, सही इजी क्वेश्चन है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्रमिक की, भूमिपति की, साहसी की, पूंजीपति की। तो शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह होती है साहसी की, और साहसी सी ऑप्शन में सही है, सी में है, सी सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर हर्षमैन ने किस सिद्धांत को विकसित किया? संतुलित विकास, असंतुलित विकास, ए था बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो प्रोफेसर हर्षमैन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री थे। 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि का कॉरिडोर मॉडल कहाँ लागू नहीं होता है? तो आर्थिक समृद्धि का कॉरिडोर मॉडल जो है पिछड़े राष्ट्रों में, अविकसित राष्ट्रों में, अल्पविकसित राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में लागू होता है, विकसित राष्ट्रों में नहीं लागू होता है। कॉरिडोर मॉडल विकसित राष्ट्रों में नहीं लागू होता है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? टुडारो, गुरनार्ड मिल्डल, एडम स्मिथ, साइमन कुजनेट्स। तो आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय साइमन कुजनेट्स को जाता है। साइमन कुजनेट्स डी ऑप्शन में है। 18 का सही आंसर डी है। 19 निम्न में से किसने चक्रीय कारकता सिद्धांत को दिया? गुरनार्ड मिल्डल, साइमन कुजनेट्स, जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन। तो गुरनार्ड मिल्डल ने जो है चक्रीय कारकता का सिद्धांत दिया। 19 ए सही है। 20 श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? तो श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग जो है कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था, सबको पता होगा। कार्ल मार्क्स बी ऑप्शन में है, बी सही है 20 का। 21 श्रम का असीमित पूर्ति का सिद्धांत दिया हायरड द्वारा दिया गया, केन्स द्वारा दिया गया, लेविस द्वारा दिया गया, सोलो द्वारा दिया गया। तो श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत लेविस द्वारा दिया गया था। 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, संतुलित समृद्धि सिद्धांत का संबंध है रोस्टो से, आर्नर्क से, लुइस से, स्टिटन से। तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में रोडान, नर्क्स और लेविस हैं। रोडान, नर्क्स और लेविस। तो इन चारों ऑप्शन में नर्क्स दिया है, तो नर्क्स सही हो जाएगा बी। 22 का सही आंसर बी है। बाकी रोस्टो, लुइस, स्ट्रिटन, हर्षमैन, सिंगरहंस, लेवेंस्टीन, पॉल स्ट्रीट, केंडलबर्गर, ये जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। और आर्नर्क्स, रोडान और लेविस संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? जेटोबिन द्वारा, या जेटोबिन ने किया था, रॉबिन्सन ने किया था, मोदिग्लियानी ने किया था, मार्शल ने किया था। तो समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स टोबिन द्वारा किया गया था। 23 का ए सही है। 24 विकास के सुनहरे नियम का प्रतिपादन किया गया डोमर द्वारा, सोलो द्वारा, हैरड द्वारा, कोई नहीं।
विकास के सुनहरे नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम सोलो द्वारा किया गया था, और सोलो बी ऑप्शन में है, बी सही हो जाएगा। सोलो के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सोलो आर्थिक समृद्धि के आधुनिक अर्थशास्त्रियों में शामिल किए जाते हैं। क्या क्या मान्यताएं हैं सोलो के सिद्धांत की, इनको जान लेते हैं। सोलो अपने नियो क्लासिकल विकास के मॉडल में बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि जो है पूंजी निर्माण से होती है, और ये अपने मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात एवं पूंजी श्रम अनुपात को शामिल करते हैं तथा साथ ही ग्रोथ मॉडल में उत्पन्न फलन की व्याख्या स्पष्ट रूप से करते हैं, जिसमें मान्यताएं लेते हैं कि एक ही वस्तु का उत्पादन होता है, बंद अर्थव्यवस्था राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, उत्पादन के दो साधन श्रम तथा पूंजी हैं, श्रम एवं पूंजी सहजातीय प्रकृति के हैं, आंशिक रूप से स्थानापन्न होते हैं श्रम तथा पूंजी श्रम अनुपात परिवर्तनशील होता है, श्रम सीमांत बचत और औसत बचत प्रवृत्ति जो है वह समान होती है, मतलब MPS बराबर APS होता है, तकनीक प्रगति तटस्थ होती है, जनसंख्या में वृद्धि स्थिर दर से होती है, बहिर्जात कारक मानते हैं जनसंख्या को, तथा उत्पादन के दो साधन श्रम एवं पूंजी, श्रम इनको भुगतान उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर किया जाता है, पूंजी सहजाती है तथा पूंजी श्रम अनुपात अपने से परिवर्तनशील होकर अर्थव्यवस्था में सतत समृद्धि के मार्ग को बनाए रखती है। तो यह कुछ मान्यताएं थी सोलो के नियो क्लासिकल समृद्धि सिद्धांत के मॉडल की। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? डाल्टन, एडम स्मिथ, माल्थस, मिल। तो माल्थस ने सर्वप्रथम जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, और 25 का सही आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया, और यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।